जो चैप्टर है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। जब इंदिरा गांधी का सरकार आ जाता है तो किस तरह डेमोक्रेटिक ऑर्डर बिगड़ जाते हैं, तो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी किस तरह से बिगड़ जाती है, इसको हम समझेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक ऑर्डर बिगड़ने के पीछे इमरजेंसी का क्या रोल था। इंदिरा गांधी 1975 में, जून 1975 में क्या इम्पोज कर देती है भारत पे, इमरजेंसी इम्पोज कर देती है। उसके बाद हम चैलेंजेस देखेंगे, क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले, रिस्टोरेशन दोबारा कैसे हुआ। अब ये पार्टी वैसी नहीं रही जैसे ये हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी अब वैसी नहीं रही जैसे हुआ करती थी। अब इसका रोल कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इंट्रोडक्शन, इमरजेंसी के बारे में देख लीजिए। द आइडिया एंड आउटकम, इमरजेंसी को लेकर क्या कौन से आइडिया थे जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई, क्या क्या हुआ इमरजेंसी लगने के बाद, है ना। किस तरह कांग्रेस ने लेड टू डिफीट ऑफ द कांग्रेस इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1977। और ये इमरजेंसी एक ऐसा कारण बना जिसकी वजह से कांग्रेस 1977 के लोकसभा इलेक्शन को दोबारा से क्या हो जाती है, हार जाती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, बैकग्राउंड को समझा जाएगा, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट को समझा जाएगा, गुजरात और बिहार में जो मूवमेंट हुए थे इसको समझेंगे। इसमें एक नाम आप लोग थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लीजिएगा, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, बिहार के नेता थे ये, जेपी नारायण, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, है ना। फिर हम नेक्स्ट मूवमेंट कुछ देखेंगे, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी इम्पोज किया जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे। तो ये सारा इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखते हैं। चलिए, बैकग्राउंड टू इमरजेंसी नोट करते रहिएगा आप लोग। इंडियन पॉलिटिक्स हैज गॉन थ्रू डिफरेंट फेजेस, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन 1967। अब अगर कोई घटना घटती है तो हमेशा एक बात याद रखना, वो तुरंत नहीं घटती है, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरा यहाँ या फिर मेरे घर में या फिर कहीं भी कोई बात विवाद या झगड़े होते हैं, वो तुरंत नहीं शुरू हो जाते, वो 3-4 दिन पहले से या फिर 1 महीने पहले से ही उसकी जड़ बनी रहती है। तो इमरजेंसी भी, इमरजेंसी लाने का जो कारण था, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो 1975 में ही नहीं जनरेट हुए, वो 3-4 साल पीछे से ही चलते आ रहे हैं। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि लास्ट में क्या होता है, इंदिरा गांधी हर चीज़ों को अपनी तरह से करने लगती है। इंदिरा गांधी का मेन कंसेप्ट ये था कि इंदिरा गांधी फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज करना चाहती थी। वो चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बदलाव कर दिया जाए कि हम फंडामेंटल राइट पर भी प्रभाव दें। अब इंदिरा गांधी की वजह से 2 लोगों के बीच कंफ्लिक्ट पैदा हो गया। कौन कौन से? एक लेजिस्लेचर और दूसरा वर्सेस क्या होने लगा, सुप्रीम कोर्ट। इंदिरा गांधी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन पे जो है किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करे। पर सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, हमारे संविधान का रक्षक है, हमारे फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 32 के तहत हम अपने फंडामेंटल राइट, जब हमारा फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा होता है तो हम इस आर्टिकल का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार लेजिस्लेशन को बार बार जो है रोक रहा था कि आप ऐसे बदलाव नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसका मुद्दा एक ही था। उसका मुद्दा ये क्या था कि लोगों की डिग्निटी नहीं जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रहा था आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंजिंग लाइए, पर क्या नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें भी किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हैं मूलभूत ढांचा, है ना। मूलभूत ढांचा क्या है, हमारी डिग्निटी, संविधान का सम्मान। संविधान को आप कभी भी जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, उसे आप लिखा हुआ चीज मत समझिए, वो कोई टेक्स्ट नहीं है, वो क्या है, वो एक तरह का कंटेक्स्ट है, वो एक तरह का फिलॉसफी है। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिखा तो उन्होंने एक तरह की फिलॉसफी को लिखा।
इसको समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, है ना। तो इसी बात को लेकर इंदिरा गांधी से और सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। इंदिरा गांधी हैड इमर्ज्ड एज अ टावरिंग लीडर विद ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी, काफ़ी फेमस हुई है। 1967 के समय में बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन पार्टी कंपटीशन बिकम हीटेड एंड पोलराइज्ड, और ये वो समय था कि कांग्रेस पार्टी के कंपटीशन में कोई था ही नहीं, है ना। जितने लोग पोलराइज हो चुके थे, एक ध्रुवीकरण हो गया था, वो लोग भी कांग्रेस के टक्कर में नहीं थे। टेंशन इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी, देखो आ गया, मैंने आपको अभी अभी बताया है क्या क्रिएट हो गया। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, है ना। जुडिशियरी और गवर्नमेंट के बीच टेंशन क्रिएट हो गया। कारण क्या है? मैंने आपको अभी अभी बताया है। पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस felt that politics was becoming too personalized and that governmental authority was being converted into personal authority. लोगों का मानना था, पार्टी कई सारी जो अपोजिशन पार्टी थी उनका भी ये मानना था कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये पर्सनलाइज्ड हो गई है, ये व्यक्तिगत चीजों को देख रही है ना। लेकिन इसको जो है मतलब सबका, भाई कोई पार्टी सरकार बनी है तो वो सबकी देखभाल करेगी, वो देश के लिए काम करेगी या अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम करेगी? उनको पूरे इंडिया के हित के लिए काम करता है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। इलेक्शन प्रोपेगेंडा ऑफ 1971, अच्छा पिछले चैप्टर में आप पढ़े हैं कि 1971 का इंदिरा गांधी का क्या प्रोपेगेंडा था? गरीबी हटाओ, और अपोजिशन का क्या था? इंदिरा हटाओ। अपोजिशन का इंदिरा हटाओ, ये इनका प्रोपेगेंडा। दूसरा, द बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट अ हेवी स्ट्रेन ऑन इंडियाज इकोनॉमी। बांग्लादेश क्राइसिस हुआ तो भारत के भी, देखो जब भी युद्ध होगा, युद्ध कोई भी जीते या हारे, इकोनॉमिक कंडीशन दोनों देशों की खराब होगी। उसी तरह बांग्लादेश क्राइसिस जब हुआ तो भारत की भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो चुकी थी। इलीगल माइग्रेंट एंड रिफ्यूजीज, कई सारे, ये तो बहुत बड़ी समस्या आज भी इंडिया की है कि कई सारे माइग्रेंट जो बांग्लादेश से भागकर कहाँ आ गए थे, इंडिया में एंटर कर लिए थे। वार विद पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी युद्ध हो गया था भारत का। यूएस गवर्नमेंट स्टॉप ऑल द एड टू इंडिया। ये आपका एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप देखेंगे, अगर आप मैप को देखिएगा ऐसे इंडिया के ईस्टर्न मैप को, ये बांग्लादेश का रीजन है ना। बांग्लादेश के सपोर्ट में कौन था? बांग्लादेश के सपोर्ट में कौन था? अमेरिका था। सॉरी, नॉट बांग्लादेश, पाकिस्तान के सपोर्ट में कौन था? अमेरिका था, है ना। अमेरिका था पाकिस्तान के सपोर्ट में, और ये उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। बाद में इसको बांग्लादेश बनाया गया युद्ध करके। तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और पाकिस्तान ने इंडिया ने पाकिस्तान को ही उखाड़ फेंका यहाँ से, इसीलिए अमेरिका किससे रुष्ट हो गया? भारत से। और जितना भी सपोर्ट करता था, जितना भी हेल्थ को लेकर, है ना, पैसे को लेकर इंडिया का सपोर्ट करता था, वो उसने बंद कर दिया। जो हमारे व्यापार होते थे अमेरिका से, उस पर उसने क्या लगा दी? बैन लगा दी। इंक्रीज इन ऑयल प्राइजेस, इन्फ्लेशन। अब एक टर्म आप समझेंगे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है एकाएक किसी चीज की प्राइस बढ़ जाना, है ना। जैसे मान लो किसी चीज में किसी चीज का एवरेज प्राइस मान लो 5 रुपए है, अभी हम देख रहे हैं कि 2 दिन बाद ही उसकी प्राइस 50 रुपए हो गई, तो हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गया है। समझ में आ रहा है? और उस समय ऑयल की प्राइस भी बढ़ गई थी। अब देखो ऑयल की प्राइस क्यों बढ़ी, इसके पीछे एक ही रीजन आप दे सकते हैं कि जितने भी मिडिल ईस्ट के देश थे, है ना, ये सारे के सारे देश, अमेरिका, चाहे सीरिया हुआ, चाहे ईरान हुआ, या फिर सऊदी अरबिया हुआ, यमन, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब के सब किसके कंट्रोल में थे? अमेरिका के। अमेरिका की हेजेमोनी उस समय चल रही थी। थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमिक कंटेक्स्ट को देखेंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी लो था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा था, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा था। इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट फ्रॉज सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। ये सबसे बड़ा मुद्दा बना इंदिरा गांधी के विरोध में आने का कि खर्चे को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने जो एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी ही रिड्यूस कर दी।
2-2 महीने सैलरी नहीं दे रहे, या फिर सैलरी जिसका 10,000 है उनका 5,000 हो गया या 2,000 हो गया। डिससेटिस्फैक्शन अमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय काफी निराश हो गए, है ना। मानसून फेलियर भी हो गया था इस समय, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी काफी कम हो गई थी। देयर वाज अ जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब चल रही थी, लोग निराश हो चुके थे, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया था, चीजों के दाम बढ़ गए थे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम था। नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज वर एबल टू ऑर्गेनाइज पॉपुलर प्रोटेस्ट इफेक्टिवली। जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी उनको मौका मिल गया कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाने का। स्टूडेंट्स अनरेस्ट बिकम मोर प्रोनाउंस्ड इन द पीरियड, स्टूडेंट भी काफी कांग्रेस के खिलाफ नॉन कांग्रेस पार्टियों का सहयोग करने लगे, धरना प्रदर्शन करने लगे। There was also increase in the activities of Marxist group। याद रखिएगा मार्क्सिस्ट ग्रुप, इसके बारे में अभी बता रहे हैं, आप लोग कहीं ऊपर लिख लीजिए मार्क्सिस्ट। Who did not believe in the parliamentary politics। ये मार्क्सिस्ट ग्रुप वो लोग थे जो लोग पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते थे। इनका मतलब ये था ना कि अपनी चीजों को, देखो अगर आपसे कोई पूछे कि मार्क्सिस्ट क्या है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, तो सिंपल सा आप अभी के लिए ये समझ लो कि अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, अपनी मांग को पूरी करने के लिए, अगर आपको आर्म्स एंड एम्यूनेशन की जरूरत पड़े, अगर आपको हथियार भी उठाना है तो आप उठाइए, अगर आपको हिंसा करनी है, वायलेंस करनी है तो आप करिए। ये विचारधारा ये कहती है। तो इन लोग मार्क्सिस्ट ग्रुपों ने क्या किया, टेकन आर्म्स एंड इंसर्जेंट टेक्निक, ये हथियार उठा लिए, है ना, हत्या वगैरह का सहारा लेने लगे। टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट ऑर्डर एंड एस्टैब्लिश पॉलिटिकल सिस्टम, ये क्या करना चाहते थे, देश में कैपिटलिस्ट ऑर्डर को ओवरथ्रो करना चाहते थे और पॉलिटिकल सिस्टम को दोबारा से। अगर वो मार्क्सिस्ट के बारे में कहा गया है कि ये लेनिस्ट थे, है ना, जिनको आज के समय में क्या कहा जाता है, माओइस्ट कहा जाता है, माओइस्ट माओवादी माओइस्ट ग्रुप, है ना, ये अपने ही देश के थे। जो ये आर्म्स एंड एम्यूनेशन उठाए थे, जो हथियार उठाए थे सरकार के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ, ये कोई बाहरी नहीं थे, अपने ही देश के थे। और जब अपने देश के लोग विद्रोह कर देंगे, हिंसा करेंगे, हथियार उठाएंगे, तो उनको क्या कहा जाता है, नक्सलाइट, नक्सलवादी। उनको आतंकवादी नहीं कहोगे, नक्सलवादी कहोगे, नक्सलाइट कहोगे उनको। तो टेररिस्ट और नक्सलाइट में अंतर समझ में आ गया। टेररिस्ट बाहर के होते हैं, अपने देश के टेररिस्ट नहीं होते, और नक्सलाइट अपने ही देश के होते हैं। छत्तीसगढ़ वगैरह साइड में इनकी संख्या ज्यादा देखी जाती है। हम देखते हैं गुजरात और बिहार में क्या चल रहा था, क्या माहौल गुजरात और बिहार में था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन गुजरात, गुजरात के सभी स्टूडेंट क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ। स्टूडेंट प्रोटेस्ट वाज ज्वाइंड बाय अ मेजर अपोजिशन पार्टी। अब जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे उनको काफी मौका मिल गया कि हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स का सहारा लेकर कांग्रेस का दमन करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब देश का युवा सड़कों पे निकलता है तो उस देश के युवा को भड़काने के लिए कुछ अराजक तत्व भी आ जाते हैं सामने। जैसे मान लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप किसी चीज को लेकर क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझसे उसका कोई मतलब नहीं, पर मैं क्या करूं, अगर आपके साथ केवल आकर खड़ा हो जाऊं और थोड़ा सा बोलूं कुछ और ज्यादा बोलूं, तो आप सोचोगे अरे वाह ये तो सर करने को कह रहे हैं। एक बच्चे ने सुना, वो शुरू किया और सारे बच्चे शुरू हो जाएंगे। इस तरह मामला क्या हो जाता है, वायलेंट काफी हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट हो, जिसकी वजह से सरकार को गुजरात में क्या करना पड़ा, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। लगाना पड़ा कहाँ पे, गुजरात में। द अपोजिशन पार्टीज डिमांडेड फ्रेश इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। और अपोजिशन पार्टी क्या चाहती थी कि दोबारा से चुनाव हो, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य में दोबारा से चुनाव हो। In January 1974, Gujarat steered agitation against rising price and food grain cooking oil। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, हर चीज का दाम बढ़ गया था। जो ऊपर लिखा हुआ है आप पढ़ लेंगे, इसको चाहे नोट कर लेंगे। अनाज के दाम बढ़ गए थे, कुकिंग ऑयल का दाम बढ़ गया था, जितनी भी कमोडिटीज थी जो निजी जीवन के लिए काफी जरूरी होता है, जो भी सामान था उनके भी दाम बढ़ चुके थे। करप्शन बहुत ही चरम सीमा पे था, काफी ज्यादा करप्शन था, भ्रष्टाचार था।
मोरारजी देसाई। अब थोड़ा सा देखेंगे इसमें मोरारजी देसाई का क्या रोल है। मोरारजी देसाई के बारे में आप पीछे पढ़े हैं कि इंदिरा गांधी के कुछ फैसलों की वजह से मोरारजी देसाई ने पार्टी को छोड़ दिया था और कांग्रेस ओ को ज्वाइन कर लिया था, है ना। मोरारजी देसाई अनाउंस दैट ही वुड गो ऑन एन इंडिफिनिट फास्ट। मोरारजी देसाई जो है आमरण अनशन की बात करने लगे। क्यों? उनको क्या चाहिए था? एक फ्रेश इलेक्शन चाहिए था। जब तक राज्य में दोबारा चुनाव नहीं होगा वो क्या करेंगे? वो फास्ट में रहेंगे, वो आमरण अनशन करेंगे। अंडर द इंटेंस प्रेशर फ्रॉम स्टूडेंट्स सपोर्टेड बाय अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड इन गुजरात इन जून 1975। स्टूडेंट्स का इतना दबाव था, पॉलिटिकल पार्टी भी स्टूडेंट का सहयोग कर रही थी, मोरारजी देसाई भी अनशन पे आ गए थे। तो ये सारी चीजें देखते हुए सरकार को गुजरात में जून 1975 में दोबारा चुनाव कराना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हो गया? कांग्रेस बहुत ही बुरी तरीके से हार गई। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया है कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी क्या करने लगी थी? अति करने लगी थी। अब देखो उसका परिणाम क्या मिला? उनको हारना पड़ा। देश का युवा जब भी सही रास्ते पे जाएगा वो किसी भी सरकार को गिरा सकता है, चाहे वो सरकार कितनी भी तानाशाही क्यों ना हो। आगे चलते हैं। अब गुजरात में तो मूवमेंट चल रहा था, बिहार में भी मूवमेंट शुरू था। और बिहार के मूवमेंट में मैंने आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट नेता थे जयप्रकाश नारायण जी थे। मैंने जिस तरह आपको राम मनोहर लोहिया के बारे में बताया है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये भी हो गया। नेहरू जी के काफी क्लोज थे और किसानों के ये नेता थे, बहुत ही बुद्धिमान भी थे और किसी भी बात को बहुत तार्किक तरीके से ये करते थे। जयप्रकाश नारायण बिहार के थे, बिहार के नेता थे वो, किसानों के। अब इस चैप्टर में ये दो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात और बिहार का। बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछेगा 3 नंबर का या फिर PYQ में इसको पूछ लेगा कि बिहार का मूवमेंट कौन चला रहा था, तो आपको जयप्रकाश नारायण जी का नाम याद होना चाहिए। In March 1974, students came together in Bihar to protest. अब मार्च 1974 को सभी जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए बिहार में उपस्थित हो गए। कारण क्या था? प्रोटेस्टर इनवाइटेड जयप्रकाश नारायण टू लीड। और जितने भी ये छात्र थे उन्होंने अपना नेता किसको माना? जयप्रकाश नारायण जी को। इनको कहा कि आप आइए और हमारा मार्गदर्शन करिए, हमारे प्रोटेस्ट को लीड करिए। He accepted it on the condition that the movement will remain non-violent and will not limit itself to Bihar. जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा, पर एक शर्त रहेगी कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो नॉन वायलेंट होना चाहिए। और हाँ, आपका जो मकसद है वो केवल इतना ना रहे कि ये प्रोटेस्ट हम बिहार तक ही सीमित करेंगे, इस प्रोटेस्ट को इंडिया वाइड ले जाना है, केवल ये बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब फिर इसका प्रभाव क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अब हम जयप्रकाश नारायण जी के बारे में यहाँ पे समझेंगे। इनका पूरा नाम क्या था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनका डेट आप याद कर लीजिएगा। अब मार्क्सिस्ट इन हिज यूथ, जब वो युवा थे तो कैसी विचार थी उनकी? मार्क्सिस्ट विचार थे, है ना, काफी उग्र स्वभाव के ये थे। फाउंडर जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड द सोशलिस्ट पार्टी, है ना, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अ हीरो ऑफ द 1942 क्वाइट इंडिया मूवमेंट। जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो बिहार में इस मूवमेंट को इन्होंने बहुत तेजी से चलाया था, है ना। डिक्लाइन टू ज्वाइन नेहरू's कैबिनेट आफ्टर 1955, क्वाइट एक्टिव पॉलिटिक्स। इन्होंने मना, नेहरू जी ने जब इनसे कहा कि आप हमारा कैबिनेट ज्वाइन कर लीजिए, इन्होंने क्या किया? मना कर दिया था। बिकेम अ गांधीयन एंड वाज इन्वॉल्व्ड इन भूदान मूवमेंट। जब भूदान मूवमेंट चल रहा था, विनोबा भावे ने काफ़ी जो है भूदान मूवमेंट में काफ़ी अपना योगदान दिया था, तो भूदान मूवमेंट में इन्होंने भी साथ दिया था। नेगोशिएशन विद द नागा रेबल, पीस इनिशिएटिव इन कश्मीर एंड इंश्योर्ड द सरेंडर ऑफ डकैट्स इन चंबल। उस समय बहुत नागा लोग भी काफ़ी विद्रोह कर रहे थे, उनसे भी नेगोशिएशन किया, है ना। कश्मीर में भी जो चल रही थी आज़ादी के टाइम में, उसको भी इन्होंने संभाला। साथ ही साथ इन्होंने चंबल के कई सारे डाकुओं को
कई सारे डाकू उस समय थे चंबल में, उन डाकुओं को भी क्या कराया, सरेंडर कराया। लीडर ऑफ बिहार मूवमेंट, ही बिकेम द सिंबल ऑफ अपोजिशन टू इमरजेंसी एंड वाज द मूविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी। इमरजेंसी के दौरान सबसे बड़े अपोजिशन के लीडर जयप्रकाश नारायण जी ही उभर के आए थे। इंदिरा गांधी से डरे ही नहीं और इमरजेंसी से भी नहीं डरे। सारे नेताओं को डर हो गया था कि इमरजेंसी में क्या होगा, क्या क्या हो रहा है, पर इनको रत्ती भर का डर नहीं था। इनको किस पे विश्वास था, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन बिहार, यहां पर भी स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किया। और उसके ड्राइवर कौन थे, ड्राइवर में उसको लीड करने वाला है ना, ये सिंबलाइज कर रहा है, कौन थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनको आप शॉर्ट में जेपी नारायण भी कह सकते हैं। जयप्रकाश नारायण डिमांडेड द डिसमिस ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार एंड गेव अ कॉल for total revolution in the social, economic and political sphere in order to establish what he considered to be true democracy। बिल्कुल गुजरात वाला भी सीन यहाँ भी चल रहा है। ये भी बिहार से कांग्रेस का खात्मा चाहते थे, दोबारा चुनाव चाहते थे, और जिस तरह इकोनॉमी चल रही थी, जिस तरह पॉलिटिकल कंडीशन चल रहे थे, ये सबको सही करने के लिए, सबको एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए ये बदलाव चाहते थे, टोटल चेंजिंग चाहते थे। अ सीरीज ऑफ बंद, है ना, घेराव, स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिहार गवर्नमेंट। बिहार सरकार के खिलाफ दुनिया भर के बंद किए गए। बंद मतलब दुकानों को बंद कर देना, घेराव करना, जैसे प्रशासनिक कार्यालय कोई है उसके अगल बगल जाके घेर के धरना देना, है ना, तो ये सारे तरीके ये आजमाने लगे। द गवर्नमेंट हाउएवर रिफ्यूज टू रिजाइन, पर गवर्नमेंट रिजाइन करने को तैयार ही नहीं थी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ, द मूवमेंट वॉज बिगिनिंग टू इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स, ये मूवमेंट नेशनल पॉलिटिक्स को ही बदल दिया। अभी तक तो ये बिहार में सीमित था, अब देखिए जेपी नारायण जी किस तरह दिल्ली जाएंगे। द एम्प्लॉइज ऑफ द रेलवे गेव अ कॉल फॉर नेशन वाइड स्ट्राइक, जितने भी रेलवे के कर्मचारी थे, और आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि रेलवे वगैरह में ऐसे छोटे मोटे पदों में यूपी बिहार के लोग ज्यादा रहते हैं, और रेलवे के कर्मचारी क्या कर दिए, स्ट्राइक कर दिए। एक बात जान लीजिएगा, किसी भी देश का अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, कंसोलिडेट हो जाती है, सुस्त हो जाती है। जिस तरह अब मान लो देश को एक पूरा शरीर मान लो, तो रेलवे जो नेटवर्क क्या है, एक तरह की नस है जो पूरे शरीर में खून को दौड़ाती रहती है। तो सेम कारण ये भी चला। In 1975 JP led a people march to the parliament। अब वो क्या किए, अब बोले कि अब बिहार तक सीमित मत रखो, पार्लियामेंट तक चलो। हम कहाँ तक जाएंगे, पार्लियामेंट तक जाएंगे, वहां पर ये प्रोटेस्ट करेंगे। He was now supported by the non-Congress opposition parties like भारतीय जनसंघ कांग्रेस O and भारतीय लोकदल सोशलिस्ट पार्टी एंड अदर। अब दोबारा वही सिचुएशन हुआ जो पहले हुआ था, जब ये दिल्ली की ओर चल रहे थे, जिनका सपोर्ट में ये सारे अपोजिशन के पार्टी आ गए। कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज के नाम है, ये आप याद कर लीजिएगा। जेपी एज एन अल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी। अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि इंदिरा गांधी अगर नहीं रही, यानी कि प्रधानमंत्री अगर नहीं रही, तो अगला प्रधानमंत्री कौन, जेपी नारायण, जेपी नारायण। इंदिरा गांधी के अपोजिशन में अभी तक इंदिरा गांधी को कोई लीडर नहीं मिल रहा है कि आखिर इंदिरा गांधी के खिलाफ अपोजिशन में खड़ा कौन। तो जेपी नारायण को दिख रहा है, इतना मास मूवमेंट इन्होंने कर दिया। और देखो इनका मूवमेंट मास होने का एक ही कारण है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अगर आप किसी से अपनी बातों को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, हमेशा गांधी को याद रखिएगा। गांधी के मूल मंत्र हमेशा आपको याद होने चाहिए। आप हिंसा कतई नहीं करेंगे, आपके ऊपर हिंसा होगी पर आप हिंसा नहीं करेंगे, किसी कीमत पर वायलेंट नहीं होना है, आपके हर बात को मान लिया जाएगा। अगर वो देश डेमोक्रेटिक है तो चाइना जैसा देश नहीं है ना, रसिया जैसा देश नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर साइड ऑफ द मूवमेंट, देयर वाज many criticism about his ideas and about the politics of mass agitation that he was employing. Both the Gujarat and Bihar agitation was seen as anti-Congress। कई सारी आलोचनाएं हुई
है ना। कई सारे क्रिटिसिज्म बोला गया इन लोगों के विषय में, क्या कि जो गुजरात और बिहार में जो मामला चल रहा है ये एंटी कांग्रेस मूवमेंट की तरह देखा जा रहा है इसको। Rather than opposing the state government, they were seen as protest against the leadership of Indira Gandhi. लोगों जो नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका क्या कहना था कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट को जो है हम स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये तय था ये प्रोटेस्ट राज्य सरकार के लिए नहीं था, डायरेक्ट इंदिरा गांधी से था। एग्जाम्पल देके समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर समाजवादी का कोई नाम ले ले रहा हूँ, मान लीजिए अखिलेश यादव जी अगर योगी जी से खुश नहीं है तो वो धरना प्रदर्शन योगी जी खिलाफ करेंगे, है ना। पर योगी जी खिलाफ करके वो क्या ही कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट कहाँ कर रहे हैं, किसके खिलाफ जा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो यहाँ पे सारा प्रोटेस्ट किसी स्टेट की पार्टी के लिए नहीं थी। गुजरात का प्रोटेस्ट गुजरात के लिए नहीं था, बिहार का प्रोटेस्ट बिहार के सरकार के लिए नहीं था। ये पूरा का पूरा टारगेट कौन था, इंदिरा गांधी। तभी तो जेपी नारायण दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये सब इसका कहना है, इंदिरा गांधी का ये कंटेस्ट है, ये इंदिरा गांधी का मत है इस प्रोटेस्ट के लिए। She believed that the movement was motivated by personal opposition to her. उनका मानना था कि जो छात्र लोग ये जो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, इनको अपोजिशन पार्टी करवा रही है मेरे खिलाफ, है ना। इनका ये मत रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट तो पूछेगी कि सरकार क्या कर रही है। रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974 इंपॉर्टेंट, ये काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। In 1974, the National Coordination Committee, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, National Coordination Committee for Railwaymen struggled by जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम याद रखिएगा, एमसीक्यू में कई बार पूछ चुका है, इस बार भी पूछ देगा। Gave a call for nationwide strike by all employees of the railway for pressing their demand related to the bonus and service condition। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस ने पूरे रेलवे कर्मचारियों को कहा कि हम नेशन वाइड क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, पूरे भारत की ट्रेन बंद रहेगी। क्यों? उन्होंने कहा कि हमको बोनस चाहिए, हमारी सर्विस कंडीशन सही करिए, हमारी सैलरी हमको दीजिए। आपने पीछे आपने पढ़ा है कि लोगों की सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई थी। गवर्नमेंट अपोज गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट ये सारे डिमांड को सुनी क्या की, मना कर दी। गवर्नमेंट बोली हमसे कोई मतलब नहीं है। सो द एम्प्लॉयज ऑफ इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वेंट ऑन स्ट्राइक इन मई 1974। इसीलिए बहुत ही बड़ी संख्या में रेलवे के सारे कर्मचारी और यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े सेक्टर है भारत के सब स्ट्राइक पे चले गए। और जाने का प्रभाव क्या हुआ हम आगे देख रहे हैं। अब देखिए रेलवे स्ट्राइक हुआ कैसे, क्या क्या हुआ। पहले तो रेलवे स्ट्राइक डेट याद रख लीजिएगा 1974। द स्ट्राइक बाय द रेलवे एम्प्लॉइज एडेड टू द एटमॉस्फियर ऑफ लेबर अनरेस्ट। इट आल्सो रेस्ट इशू लाइक राइट ऑफ द वर्कर्स एंड वेदर एम्प्लॉइज ऑफ एसेंशियल सर्विस शुड अडॉप्ट मेजर लाइक स्ट्राइक। ये लेबर बेस्ड स्ट्राइक था। लेबर की जो कंडीशन खराब थी, ये लोग चाहते थे कि इनकी जो सर्विस है वो अच्छे से हो। अब जैसे मान लीजिए वो अपॉइंट हुए हैं 6 घंटे के लिए, 10-10 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है, साथ ही साथ उनको सैलरी भी नहीं मिल रही। तो ये सारी दिक्कतें, 2 पॉइंट है। गवर्नमेंट रिएक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट। गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था, अब इंदिरा गांधी या फिर कांग्रेस का रिएक्शन इस स्ट्राइक को लेकर क्या था। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द स्ट्राइक इलीगल। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, ये स्ट्राइक की क्या है, इलीगल है, स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है। As the government refused to concede the demand of the striking workers, arrested many of their leaders and deployed territorial army to protect railway track। हर एक राज्य में आर्मी की कुछ न कुछ यूनिट होती है ना। अब सरकार ने क्या किया, स्ट्राइकर्स की बातों को मानने की अपेक्षा उसने जो स्ट्राइक में जो लीडर बने हुए थे सबको अरेस्ट कर लिया और आर्मी को कहा कि आप किसी तरह जाकर इस स्ट्राइक को क्या कराइए, बंद कराइए। स्ट्राइक हैड टू बी कॉल्ड ऑफ आफ्टर 20 days
विदाउट एनी सेटलमेंट। और इन सभी चीजों की वजह से लोगों को स्ट्राइक बंद करना पड़ा, किसी भी तरह का कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशियरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है और इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। चलिए अब हम देखेंगे क्या कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशियरी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इमरजेंसी का मेन कारण क्या था, और इंदिरा गांधी का मेन मुद्दा ही यही था कि वो जुडिशियरी के पावर को एक सोचती थी कि जो न्यायालय है ना, ये हम लोगों के ऊपर क्या एक बोझ जैसा है। पर हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन न्यायालय आखिर मान लो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इन तीनों का काम क्या है? चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे के कामों की निगरानी करना, बैलेंस बनाए रखना, ताकि भारत का संविधान सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो हम देखते हैं क्या क्या था दिक्कत पार्लियामेंट में और जुडिशियरी में। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैड इमर्ज, 3 तरह के इशू हुए, है ना, 3 तरह के मुद्दे हमको देखने को मिले। पहला, कैन द पार्लियामेंट अब्रीच फंडामेंटल राइट्स, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में बदलाव ला सकती है? दूसरा, सेकेंडली, कैन द पार्लियामेंट curtail the right to property by making an amendment, क्या पार्लियामेंट संपत्ति के अधिकार को, पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है, पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था। क्या पार्लियामेंट संपत्ति के अधिकार में बदलाव यानी उसमें कर्टेल कर सकती है एक अमेंडमेंट के तहत, एक संविधान में संशोधन के तहत? तीसरा क्या था? ये तीनों लाइन से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा क्या था? द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग दैट इट कैन अब्रीच फंडामेंटल राइट फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और पार्लियामेंट ने बदलाव करने की सोच नहीं रही थी, पार्लियामेंट ने संविधान में संशोधन कर भी दिया। और क्या लिख दिया कि जो लोकसभा है, जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को बदल सकती है। किसको इफेक्टिव बनाने के लिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सरकार ने, केशवानंद भारती के बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो केशवानंद भारती का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती जी जो है 13 जजों की कमेटी बैठी हुई थी और 7:6 के रेशियो में फैसला आया। फैसला कौन जीता था? केशवानंद भारती जीत गए थे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, दिस लेड टू अ क्राइसिस एज फॉर ए रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी वर कंसर्न्ड। कौन सा केस है? केशवानंद भारती का केस है। और ये सभी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व कर दिया। किस केस में? केशवानंद भारती के केस में, है ना। इनकी भी जमीन को लिए मठ था, इनका मठ को इनके लिया जा रहा था, उसके विषय में ये केस था जो आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते, आप एग्जाम्पल में दे दीजिएगा केशवानंद भारती का केस। हाँ, ये याद रखिएगा कि कितने जजों की कमेटी थी? भारत की सबसे बड़ी कमेटी बैठी थी इस केस में, 13 जजों की कमेटी थी। फैसला कैसे आया? 7:6 के रेशियो में आया। 7 लोग केशवानंद भारती के पक्ष में थे और 6 लोग सरकार के पक्ष में थे। केस यानी कौन जीत गया? केशवानंद भारती केस को जीत गए। आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशियरी। अब एक और कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलेगा, क्या? 2 डेवलपमेंट फर्दर एडेड टू द टेंशन बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, है ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच और भी झगड़े थे। कैसा झगड़ा? अपॉइंटमेंट ऑफ A.N. Ray as the Chief Justice of India, superseding the 3 judges, superseding the 3 judges। A.N. Ray को क्या किया गया? भारत का चीफ जस्टिस बनाया जाने लगा, बल्कि उनसे सीनियर 3 जजेस और थे, उनको नहीं बनाया गया। सरकार किसको रिकमेंड कर रही थी? A.N. Ray को। आखिर सरकार A.N. Ray को क्यों रिकमेंड कर रही है? लोगों के मन में ये सवाल था, जबकि उनके पहले इनसे भी ज्यादा 3 सीनियर जज और भी हैं, उनको भी तो आप चीफ जस्टिस CJI बना सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का पर्सनल हित इनसे था कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे तो मैं संविधान में किसी भी तरह का संशोधन कर दूंगी।
एक बात बताओ, भारत के संविधान में अतार्किक बदलाव करना ये तानाशाही है कि लोकतंत्र है? तानाशाही है। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी तानाशाही की ओर कदम रख रही थी, जो उनको पता भी नहीं था। द रूलिंग ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड। अब ये लो, अब ये नया खेल हो गया। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो अलग ही तमाशा कर दिया, बोल दिया इलाहाबाद ने इंदिरा गांधी ने इलेक्शन ही गलत तरीके से जीता है। हाई कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद में जो चुनाव अपना जीत के जो प्रधानमंत्री बनी है, गलत तरीके से चुनाव जीती है, दोबारा चुनाव कराइए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा कह रहा है, इसका मतलब किसी न किसी ने पिटीशन डाला होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कोर्ट तो बिना मुकदमा किए कोर्ट तो फैसला सुनाएगा नहीं अपने मन से। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो कोर्ट डायरेक्ट सुनवाई में ले लेता है, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसके कहने पे क्या हुआ आगे हम देखते हैं। ये ए.एन. रेड्डी जी का तस्वीर है, देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके पहले हम केशवानंद भारती के चीजों को समझेंगे। A vacancy across the post Chief Justice of India, केशवानंद भारती के द स्टोरी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए.एन. रे एज सीजेआई। केशवानंद भारती केस में अब देखिए किस तरह से ए.एन. रे को जो है क्या बनाए, कैसे ये सीजेआई बनते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे। The appointment became politically controversial because all the three judges who were superseded had given ruling against the stand of the government। भैया 3 सीनियर जज हैं, इनको आपने हटा दिया और डायरेक्ट आप एक जूनियर जज जिसका नाम है ए.एन. रे, उसको आप कह रहे हैं क्या बनाइए, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो अन्याय है ना। कोलोजियम में भी साफ साफ लिखा हुआ है हमको टॉप 3 जजों को उठाना है, और इनसे भी ज्यादा जज सीनियर जज ऊपर पड़े हुए आप इनको रिकमेंड कर रही हैं। Thus, constitutional interpretation and political ideologies were getting mixed up rapidly। राजनीतिक विचार और कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेपुटेशन है ये आपस में मिक्स होने लगे, संविधान की कोई वैल्यू ही नहीं अब रही। People choose to the prime minister started taking of the need of judiciary and the bureaucracy committed to the विजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लोगों को भी समझ में आने लगा कि हमारी प्राइम मिनिस्टर क्या कर रही हैं, जुडिशियरी को भी अपने बस में करना चाहती है। एग्जीक्यूटिव तो उन्हीं की सुन रहा है, लेजिस्लेशन भी उन्हीं का भी लेजिस्लेटिव भी उन्हीं के अंडर में है। अब वो चाहती हैं कि एक इंडिपेंडेंट संस्था जो जुडिशियरी है, ये बार बार सरकार के रास्ते के कांटा बन रही है, इसको भी हम क्या करें, अपने बस में कर लें, जिसके तहत वो ए.एन. रे को सीजेआई के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लीजिए कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी में हम थोड़ा आगे और समझेंगे। ऑन 12 जून 1975 जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा, नाम याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट passed a judgment declaring that इंदिरा गांधी इलेक्शन ऑफ द लोकसभा इनवैलिड, है ना। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रहते हैं, उनका नाम रहता है जगन मोहन लाल सिन्हा। ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो लोकसभा का चुनाव जीता था वो क्या है, इनवैलिड है। अब क्यों इनवैलिड है, केस कौन किया था, जेपी नारायण, है ना, सॉरी जेपी नारायण, राजनारायण ने क्या किया था, केस किया था किसके अगेंस्ट, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। The petition challenged the election of the Indira Gandhi on the ground of the service of the government servant in her election commission। अब देखो इन्होंने क्या कहा इस पेटिशन में, देखो कुछ बातें इस फोटो के अंदर चली गई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। राजनारायण का क्लेम क्या था, उनकी शिकायत क्या थी कि इंदिरा गांधी ने जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था वो गलत तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय का उपयोग कर रहे थे। कि जो गवर्नमेंट के लोग वहाँ बैलेट बूथ पे बैठे हुए थे वो सब किसके आदमी थे, इंदिरा गांधी के आदमी थे। तो कहीं ना कहीं वो तिगड़मबाजी चुनाव में कर दी थी, जिसकी वजह से वो जीत नहीं, बल्कि ये झूठ है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। इंदिरा गांधी का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया, लोग काफ़ी पसंद करने लगे इंदिरा गांधी को, समझ रहे हो। द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट मीन दैट लीगली शी वॉज नो मोर एन MP। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। The judgment of the High Court mean that legally she was no more
an MP and therefore could not remain the Prime Minister unless she was once again elected as an MP within 6 months. अब हाई कोर्ट ने आदेश सुना दिया, कहा कि अब आप एमपी नहीं रहेंगी और न ही अब क्या रहेंगी, प्राइम मिनिस्टर भी आप नहीं रहेंगी। कब तक? आपको हम 6 महीने का समय दे रहे हैं, 6 महीने के अंदर चुनाव कराइए और दोबारा चुनाव जीतकर दिखाइए। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन जून 24, 12 जून को यह मामला हाई कोर्ट में गया था और 24 जून को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट सुनाया। वो जजमेंट क्या था अगले वीडियो में हम समझेंगे। चलिए अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया और उस इमरजेंसी में क्या हुआ। बैकग्राउंड, थोड़ा इमरजेंसी का हम पहले बैकग्राउंड समझ लें। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी लेड भाई भैया, ये अपोजिशन में कौन था? जयप्रकाश नारायण जी। डिमांड क्या कर रहे थे कि इंदिरा गांधी क्या दें, रेजिग्नेशन दे। वो दिल्ली तक चले गए थे। उसके बाद पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री, सभी लोग कंट्री में सबसे ज्यादा किसके समर्थन में आ गए थे? जयप्रकाश नारायण जी के। इस चीज को देखते हुए इंदिरा गांधी ने क्या किया, आर्टिकल 352 का यूज कर भारत में इमरजेंसी लगा दिया। रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या निकला जयप्रकाश नारायण के लिए? ऑन 25 जून 1975 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट देयर वाज अ थ्रेट ऑफ, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, देयर आर अ थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस and therefore it invoked article 352 of the constitution. इंदिरा गांधी ने इल्जाम लगा दिया कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर क्या है, खतरा है, आंतरिक डिस्टरबेंस चल रहा है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 352 का उपयोग कर सकते हैं। और आर्टिकल 352 के तहत इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज कर दिया। Under this, the government could declare a state of emergency on ground of external threat and threat of internal disturbance. आर्टिकल 352 कहता है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा हो या फिर कोई एक्सटर्नल थ्रेट चल रहा हो, एक्सटर्नल थ्रेट का मतलब किसी देश से युद्ध चल रहा हो, तो आप स्टेट इमरजेंसी लगा सकती हैं। हर राज्यों में आप इमरजेंसी क्या कर सकती हैं, लगा सकती हैं। इंदिरा गांधी को मिल गया ये काम करने को, उन्होंने लगा दिया इमरजेंसी। अब लो भैया इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। हुआ क्या, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सम स्पेशल पावर टू द गवर्नमेंट वंस एंड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो हमारे भारत का संविधान सरकार को कुछ स्पेशल शक्तियां दे जाता है। अब सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर इमरजेंसी हो गई ना तो आपसे आपका मूल अधिकार छीन लिया जाएगा। सरकार किसी को भी डिटेंशन ऑर्डर में ले ले, किसी को भी डिटेन कर देगी, है ना, बिना वकील बिना दलील किसी को भी, एकदम रोल आउट एक्ट समझो बन जाएगा सरकार का, है ना। द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिमेन प्रैक्टिकली सस्टेन्ड एंड ऑल द पावर आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था, मतलब सभी राज्यों को शक्तियां था, सभी राज्यों की शक्तियां खत्म हो गई और सारी शक्तियां किसके पास आ गई, यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गई, केंद्र सरकार के पास आ गई। Secondly, the government also get the power to curtail and restrict all or any of the fundamental right during the emergency. सरकार किसी भी फंडामेंटल राइट को कुछ समय तक रोक सकती है, स्थगित कर सकती है या फिर आपसे छीन भी सकती है जब तक इमरजेंसी रहेगा। An extraordinary condition in which normal democratic politics cannot function. इमरजेंसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें नॉर्मल जो राजनीति होती है वो नहीं होती है, ये सारी चीजें होती हैं। समझो तानाशाह सरकार हो जाती है इमरजेंसी के दौरान। इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी हुआ क्या, दूसरा द प्राइम मिनिस्टर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते रहिएगा। द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। एक बात, एक कहानी बताएं, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उस टाइम राष्ट्रपति थे। ये बेचारे विदेश यात्रा कर से अभी आए ही थे, रात का समय था, अचानक इनके अभी कपड़ा भी नहीं चेंज किए थे, अचानक से आया यहाँ पे साइन करिए। तो क्यों, इमरजेंसी है। अब ये इंदिरा गांधी को सुझाव दिए, ये सही नहीं, इंदिरा गांधी बोली चुप रहिए, चुपचाप साइन करिए, प्रधानमंत्री हम हैं, साइन करिए। अब इन बेचारे को क्या करना पड़ा, साइन करना पड़ा। He issued the proclamation immediately, तुरंत उन्होंने इमरजेंसी पे साइन कर दिया, इमरजेंसी का जो भी दस्तावेज था और लगा दिया। आफ्टर मिडनाइट
द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिस वर डिस्कनेक्टेड। और उसी रात ये न्यूज बाहर ना आए, लोगों तक ना जाए, इंदिरा गांधी ने क्या कराया, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी थी जो न्यूज अखबारों में चल सब कटवा दिया। In the early morning, a large number of leaders and workers of the opposition parties were arrested. सुबह होते ही सभी लोग क्या हुए, अपोजिशन के अरेस्ट हो गए। अब इन लोगों ने कहा भैया अरेस्ट क्यों किए, बोले देश में इमरजेंसी चल रहा है। अखबार रहता था तो इन लोगों को पता होता देश में क्या चल रहा है, इमरजेंसी। The cabinet was informed about its special meeting at 6 AM. कैबिनेट में भी किसी को नहीं पता था। कैबिनेट में कब पता चला, सुबह 6 बजे पता चला। सोचो इंदिरा गांधी कितने शातिर दिमाग की थी, है ना इंदिरा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट यूज इट्स पावर, इट हैड फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को हम देखेंगे गवर्नमेंट के पावर का। ब्रॉड द एजुकेशन टू एन एब्रप्ट स्टॉप, स्ट्राइक और बैन। सभी स्ट्राइक को गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन किया। कई अपोजिशन लीडर को किसमें डाल दिया, जेल में डाल दिया। द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस न्यूज़पेपर, जो भी प्रेस का न्यूज़पेपर सब पे सेंसरशिप लगा दिया, कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकता है, सबको बंद कर दिया। एप्रीहेंडिंग सोशल एंड कम्युनल डिसहार्मनी, द गवर्नमेंट बैन। अब देखो कई तरह के ना संघ को भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, जैसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय संघ सेवक संघ RSS जो आज भी है, और जमायते इस्लामी, इन दोनों पार्टियों को क्या किया, बैन कर दिया। प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक एंड पब्लिक एजुकेशन और आल्सो डिसअलाउड। किसी भी तरह का प्रोटेस्ट, किसी भी तरह का स्ट्राइक अलाउ नहीं है इमरजेंसी के दौरान। The various fundamental rights of the citizen stood suspended, including the right of citizen to move the court, restoring their fundamental right. सिटीजन्स के हर तरह के अधिकार को छीन लिया गया। ये भी अधिकार छीन लिया गया कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। सोचिए आगे। द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखिए, थोड़ा सा एक शब्द आपको मिलेगा, क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, किसी को भी गिरफ्तार कर लेना। पुलिस क्या करेगी, किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी, उनको सूचना नहीं देगी, आपको उनको कारण भी नहीं बताएगी कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपके दरवाजे पे आई या फिर आपको कहीं देख ली, तुरंत पकड़ ली। सरकार ने क्या किया, कई लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार करवा दिया। यूजिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, द गवर्नमेंट मेड अ लार्ज स्केल अरेस्ट ड्यूरिंग। अब इसका उपयोग करके गवर्नमेंट ने इसके इमरजेंसी के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया था। Arrested political workers could not challenge their arrest through the habeas corpus petition. Habeas corpus को अंडरलाइन करिए, है ना। अब जो लोग बेवजह अरेस्ट हो गए थे वो लोग अब कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि आर्टिकल 32 का या फिर हाई कोर्ट कैसे आप जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट तो आप आर्टिकल 32 का यूज करके जा सकते हैं, पर हाई कोर्ट आप कौन से आर्टिकल के थ्रू जाएंगे, जब आपके फंडामेंटल राइट का हनन होगा, आर्टिकल 226। अब लोग हैबियस कर्पस भी नहीं रहा। हैबियस कर्पस का मतलब क्या होता है, इसको नोट कर लो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कर्पस का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर लेता है, बेवजह आपको गिरफ्तार करता है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 226 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकते हैं। इससे कोर्ट क्या करेगी, एक रिट निकालेगी हैबियस कर्पस नाम की, कि आपने इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया और 24 घंटे के अंदर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, तो आप जा सकते हैं। तो पुलिस कहेगी तत्काल इस व्यक्ति को कहाँ लाया जाए, कोर्ट लाया जाए। समझ में आ रहा है। तो इमरजेंसी के दौरान लोग इसका भी हैबियस कर्पस का भी उपयोग नहीं कर पा रहे। अब आप बताइए बेटा, क्या ये सही है या गलत, ये आपको सोचना है। अब गवर्नमेंट का स्टैंड क्या रहा, गवर्नमेंट ने इस पे क्या कहा, है ना, हाई कोर्ट ने इस पे क्या कहा, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए, इन अप्रैल 1976 the constitutional bench of the Supreme Court overruled the High Court and accepted the government plea.
हाई कोर्ट ने कहा ये चीज़ें गलत हैं। हाई कोर्ट का स्टेट क्या था? हाई कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान भी अगर आप किसी को गलती से अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं, बिना किसी वजह गिरफ्तार कर रहे हैं, तो वो हैबियस कॉर्पस का यूज कर सकता है। ये हाई कोर्ट ने कहा। अब ये पीछे पड़े ना, हाई कोर्ट का स्टेट क्या था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि नहीं, हाई कोर्ट का ये कहना क्या है, बिल्कुल गलत है। सरकार जो कर रही है वो क्या है, सही है। सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव दिख रहा है आपको इंदिरा गांधी पे, उन्हीं का आदमी है ना। मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जजमेंट क्या था? इट मीन दैट ड्यूरिंग द इमरजेंसी द गवर्नमेंट वुड टेक अवे द सिटीजन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसने कहा कि इमरजेंसी के दौरान सिटीजन का राइट टू लाइफ और लिबर्टी वाला भी अधिकार खत्म है। हाँ, जीवन जीने का अधिकार, आत्मसम्मान का अधिकार। सरकार अगर जरूरत पड़े तो जान भी ले सकती है, उनको गिरफ्तार कभी भी कर सकती है। दिस जजमेंट क्लोज द डोर ऑफ जुडिशियरी फॉर द सिटीजन। और ये पूरा का पूरा जजमेंट लोगों के लिए न्यायालय का दरवाजा ही बंद कर दिया, है ना। ये था इमरजेंसी का प्रभाव और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। पीपल रिस्पॉन्स, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? देयर वाज मेनी एक्ट ऑफ डिसेंट एंड रेजिस्टेंस टू द इमरजेंसी। कई सारे लोग इस इमरजेंसी से खुश नहीं थे और ना ही इस कानून से खुश थे। क्या? मेनी पॉलिटिकल वर्कर्स हु वर नॉट अरेस्टेड इन द फर्स्ट वेव वेंट अंडरग्राउंड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जितने पॉलिटिकल वर्कर अरेस्ट नहीं हो पाए थे, ये क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए और चोरी चुपके गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करने लगे, साजिश करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। न्यूज़पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस एंड द स्टेट्समैन प्रोटेस्टेड against the censorship by leaving blank space where the news item had been censored। अब देखो प्रोटेस्ट करने का तरीका क्या था। मान लो न्यूज़पेपर में सरकार के खिलाफ आप कुछ नहीं लिख सकते थे, तो वो लोग क्या करते थे, सरकार बहुत ही, है ना, ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे। अब यहाँ पे गंदी है नहीं लिखना है, गंदी है कौन समझेगा, जनता समझ जाएगी। तो ब्लैंक स्पेस छोड़कर अखबारों में ये लोग क्या दिखाते थे, प्रोटेस्ट को दर्शाया करते थे, है ना। मैगजीन लाइक सेमिनार, है ना, याद रखिएगा, सेमिनार मेन स्ट्रीम चूज टू क्लोज डाउन रेदर देन सबमिट सेंसरशिप। कुछ मैगजीनों ने तो अपनी दुकानों को ही बंद कर दिया, है ना। मेनी जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड फॉर राइटिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी। कई सारे जर्नलिस्ट को भी, पत्रकारों को भी क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कई सारे अंडरग्राउंड हो गए, है ना। और कुछ लोग छुप छुप कर जो है सेंसरशिप को हटाने के लिए आखिर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। अब थोड़ा यहाँ देखिए, ये इन लोगों का नाम आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। क्या? कन्नड़ा राइटर, इनका नाम याद रखिएगा, शिवरामा करंत अवार्डेड विद पद्म भूषण। इनको पद्म भूषण मिला। एक हिंदी राइटर क्या थे, फणीश्वरनाथ रेणु, इनको भी क्या मिला, पद्मश्री मिला। अब इन लोगों ने क्या किया, इमरजेंसी को देखकर अपने अवार्ड को ही क्या किया, वापस कर दिया। ये लोग इमरजेंसी से इतने नाखुश हो गए कि इनको पद्मश्री मिला था और इन महाजन को क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था, और ऐसे अवार्ड को इन लोगों ने वापस कर दिया। ये है देश के महान नेता, महान पढ़े लिखे लोग हैं ना ये लोग। अब देखिए, द पार्लियामेंट आल्सो ब्रॉट मेनी न्यू चेंजेस टू द, और पार्लियामेंट कई सारे ना संशोधन करने लगी इमरजेंसी के दौरान। क्या कि एन अमेंडमेंट वाज मेड डिक्लेयरिंग that election of the prime minister and vice minister could not be challenged in the court। सबसे पहले क्या किया कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, यही किया गया था। इनका इलेक्शन इलीगल है, नहीं कर सकता है। दूसरा, इन्होंने संविधान में 42वां यानी 42nd अमेंडमेंट किया, है ना, इमरजेंसी के दौरान। द ड्यूरेशन, अब देखो लेजिस्लेचर का समय कितना होता है, टेन्यूर कितना है, 5 साल, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 6 साल। ड्यूरिंग इमरजेंसी इलेक्शन कैन बी पोस्टपोन्ड बाय 1 ईयर। अब लोग इमरजेंसी के दौरान क्या कर दिया गया, इलेक्शन को भी 1 साल पोस्टपोन कर दिया गया। अगला चुनाव होने वाला था 75 में और उसको भी 1 साल पोस्टपोन कर दिया गया। अब कुछ कंट्रोवर्सीज को हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले, देयर आर डिफरिंग
व्यू पॉइंट अबाउट द नीड ऑफ डिक्लेयर इमरजेंसी। लोगों ने कहा कि इमरजेंसी लाने का ना कई सारा व्यू पॉइंट था। क्या था? यूजिंग द पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट प्रैक्टिकली सस्पेंडेड द डेमोक्रेटिक फंक्शन। इमरजेंसी लाकर गवर्नमेंट ने क्या किया था? व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी? कि गवर्नमेंट ने संविधान के कुछ शक्तियों का संशोधन कर दिया जैसा कि वो चाहते थे फंडामेंटल राइट पे थोड़ा कर्टेल करें, उन्होंने कर दिया, है ना। देयर आर वेराइंग असेसमेंट ऑफ व्हाट द लेसन ऑफ इमरजेंसी आर फॉर द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन। हमें इस लेसन क्या मिलता है? इमरजेंसी आई, इससे हम क्या सीखें? इससे पॉलिटिकल लोग क्या सीखें? क्या सीख मिली? सीख यही मिली कि इंदिरा गांधी की बुरी तरह हार हो जाती है। वो जितनी चीजें इमरजेंसी के दौरान की लास्ट में सब कैंसिल हो जाता है और संविधान के मूलभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट सामने आ जाता है। तो आने वाले नेताओं को ये सीखना चाहिए कि आप इमरजेंसी लगाकर अपनी वाली नहीं कर पाएंगे। आपकी सरकार गिर जाएगी, किसी कीमत पे गिरेगी। आज नहीं गिरेगी, 1 साल बाद गिरेगी। इमरजेंसी कब तक रहेगा? 6 महीने रहेगा और फिर बाद में उसको 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है, बहुत रहेगा 1 साल रहेगा। आपकी सरकार को क्या है? गिरना तय है। और शाह कमीशन के द्वारा जो है, शाह कमीशन आया था। शाह कमीशन ने क्या कहा कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप इमरजेंसी लाइए, आप फंडामेंटल राइट्स के भी कुछ आर्टिकल में चेंजिंग लाइए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ना बदले। अब मान लीजिए जीवन जीने का अधिकार छीनना चाहते हैं, छीनिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मूलभूत ढांचा होना चाहिए। लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तरह का क्या लगा दिया? एक तरह का बैन लगा दिया सरकार के ऊपर कि आप नहीं चेंज कर पाएंगे संविधान को। अब भैया आप कुछ भी चेंजिंग करने जाए, सुप्रीम कोर्ट कह देगा इससे बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, नहीं बदल सकते, जाओ यहाँ से, है ना। अब देखिए इन्फोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल अब इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी? क्या कहा गया था? कहा गया था कि क्या चल रहा है? इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है। अब हमने कई तरह का देखा, कई तरह का एजुटेशन हुआ, कई सारी पार्टियां जो है इससे खफा है। गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट था? फ्रीक्वेंट रिकोर्स टू एजुकेशन, प्रोटेस्ट एंड कलेक्टिव एक्शन आर नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट ने कहा कि इस तरह के प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। ये गवर्नमेंट का पक्ष है इमरजेंसी के लिए। इन अ डेमोक्रेसी यू कैन नॉट कंटिन्यूअसली हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स टुगेदर विद द गवर्नमेंट टारगेटिंग द गवर्नमेंट। उनका कहना था कि एक लोकतंत्र में आप सरकार के खिलाफ कुछ इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं जो सरकार के पार्लियामेंट्री फंक्शन को प्रभावित है ना। दिस लीड टू इनस्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द रूल टास्क ऑफ इंश्योरिंग डेवलपमेंट। अगर आप ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट अपना काम ही नहीं कर पाएगी डेवलपमेंट को लेकर। आप हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप रेलवे का काम बंद कर दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट में कोई काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस तरह के काम करना क्या है? गलत है। सीपीआई के बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना। सीपीआई थोड़ा सा इमरजेंसी की सपोर्ट में थी। सीपीआई डेट कंटिन्यू टू बैक द कांग्रेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान सीपीआई किसकी तरफ हो गई? समझ में आ रहा है इन नेताओं का क्या चल रहा है? पहले ही कांग्रेस के खिलाफ थे, अब इनको पता चल गया कि इमरजेंसी में इनकी हालत खराब हो जाएगी, तो किसकी ओर हो गए? कांग्रेस की ओर हो गए। Believe that there was an international conspiracy against the unity of India। इनका मानना ये था कि जो ये प्रोटेस्ट, जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। क्या तोड़ने के लिए? भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए। इनका मानना क्या था? इन such circumstances some restriction on education were justified। और इस सर्कमस्टांस में कुछ तरह के रेस्ट्रिक्शन को जस्टिफाइड माना जाएगा। जो इंदिरा गांधी रेस्ट्रिक्शन लगा रही है इसको सही माना जाएगा, उचित माना जाएगा। द सीपीआई फेल्ट दैट एजुकेशन लेड बाय जेपी वर मेनली बाय द मिडिल क्लास हु वर अपोज्ड टू द रेडिकल पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस पार्टी। इसका कहना था कि जेपी जिनका समर्थन ले रहे हैं वो क्या है? मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, लेकिन जेपी नारायण इनको भड़का रहे हैं। अब डिसइल्यूजन क्या था? आफ्टर द इमरजेंसी द सीपीआई फेल्ड दैट असेसमेंट वाज मिस्टेक एंड इट वाज एन एरर टू हैव सपोर्टेड द इमरजेंसी। क्या बोलो? अब इमरजेंसी के बाद सीपीआई का क्या कहना था? ध्यान समझना। कहना था
कि हम इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी का सपोर्ट कर रहे थे, ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोच लो, एक पार्टी देश की जनता को कैसे मूर्ख बना देती है। खुद की रक्षा करने के लिए किसमें चलेगा इमरजेंसी के दौरान? कांग्रेस में। अब इमरजेंसी के बाद पता चल गया कि कांग्रेस हारेगी, तब क्या कहने लगे? ये हमारा डिसइल्यूजन था, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, भारी ब्लंडर हो गया बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, हमको नहीं करना चाहिए था। देश की जनता बेटा समझेगी कब? जब अपने इतिहास को अच्छे से जानेगी, जब देखेगी पीछे के इतिहास में क्या घटनाएं घटी है। ये सारा चीज तब तक आप नोट कर लीजिए। क्रिटिक्स ऑफ इमरजेंसी, है ना, कुछ आलोचनाएं देखते हैं हम इमरजेंसी की। क्रिटिक्स क्या कहते हैं? दे आर्ग्यू दैट एवर सिंस द फ्रीडम मूवमेंट इंडियन पॉलिटिक्स हैड अ हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल। JP and many other opposition leaders felt that in a democracy people had right to publicly protest against the government। लोगों का मानना था कि भैया आज़ादी से ही हमें अपने अधिकारों की जरूरत है। JP जी का मानना था, JP और कई सारे नेताओं का, कि हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लीगल है, हम अपनी मांग के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। द बिहार एंड गुजरात एजुकेशन और मोस्टली पीसफुली एंड नॉन वायलेंट। सबसे ज्यादा पीसफुली और नॉन वायलेंट मूवमेंट कौन सा था? बिहार और गुजरात का। Those who were arrested were never tried for any anti-national activity। जितने लोग अरेस्ट हुए दोबारा कभी एंटी नेशनल एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं की। The Home Ministry, which is entrusted with the responsibility of monitoring the internal situation of the country, also did not express any concern about the law and order situation in the country। होम मिनिस्ट्री भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इमरजेंसी के लिए। इसने कभी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश की ही नहीं। डायरेक्ट इंदिरा गांधी की बातों को सुना जा रहा है हर जगह से। इफ सम एजुकेशन हैड ओवरस्टेप्ड देयर लिमिट, द गवर्नमेंट हैड इनफ रूल पावर टू डील विद इट। अगर कभी कभी कोई स्टेप जो जनता ले रही है, कोई प्रोटेस्ट जो जनता कर रही है, उस प्रोटेस्ट को एक सही मार्ग देने के लिए सरकार एक अन्य भी तरीके को भी अपना सकती है, रेदर देन इम्पोजिंग इमरजेंसी। क्या जरूरत थी कि एजुकेशन चल रहा है तो आपने इमरजेंसी लगा दिया? आप कोई और स्टेप भी ले सकते थे। गिविंग ऑल द आर्गुमेंट, they had a point to say that there was no need to suspend democratic functioning and use ड्रेकोनियन मेजर लाइक इमरजेंसी। उन्होंने लास्ट में कहा कि हमें इस तरह का इमरजेंसी ला देने का कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए था, हमें अन्य तरीके भी लेने चाहिए थे जिससे हमारे भारत की इंटीग्रिटी और यूनिटी क्या रहती, बरकरार रहती। लास्ट में कहा कि इंदिरा गांधी ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल को चेंज करके बहुत ही ज़्यादा मिसयूज किया, है ना, उन्होंने अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश की इमरजेंसी के दौरान। अब हम देखेंगे शाह कमीशन का क्या राय था, शाह कमीशन ने क्या किया। In May 1977, the Janata Party government appointed Commission of Inquiry headed by Justice J.C. Shah। अब 1977 में चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी की हार हुई और किसकी सरकार आई? जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी ने क्या किया? शाह कमीशन की स्थापना की। किसके नेतृत्व में? जस्टिस J.C. शाह के। क्या इंक्वायरी करने के लिए? इनटू सेवरल एस्पेक्ट और एलिगेशन ऑफ अब्यूज अथॉरिटी, excesses and malpractices committed and action taken in the wake of the emergency proclaimed 25 June। भाई उन्होंने कहा कि जितने भी गलत तरीकों का इस्तेमाल हुआ इमरजेंसी के दौरान, आप हमको रिपोर्ट दीजिए, हमें हर चीज़ों को सही करना है। शाह कमीशन के द्वारा The commission examined various kind of evidence and called scores of witness to give the testimony। शाह कमीशन ने बहुत अच्छे से काम किया, कई तरह के फैसलों को सुनाया, खूब अच्छे से सबूत वगैरह इकट्ठा किया शाह कमीशन ने कि इमरजेंसी के दौरान कौन सी गतिविधियां ऐसी की गई थी जो गलत थी। देखिए अब इमरजेंसी का मेन कारण क्या था? कई सारे कंसेप्ट आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये दोबारा उन्हीं बातों को किया गया है। क्या? टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर, रिस्टोर एफिशिएंसी एंड एवं ऑल इंप्लीमेंट प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम 20। मतलब इमरजेंसी के दौरान, है ना, इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं अपने जो 10 पॉइंट प्रोग्राम में फेल रहे हैं।
जो इंदिरा गांधी चाहती थी, हम 20 पॉइंट प्रोग्राम जो इंदिरा गांधी पीछे आपको बताया गया है, कहीं ना कहीं इसको लागू नहीं कर पाए। द इनिशियल मंथ आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आगे क्या हुआ? द अर्बन मिडिल क्लास वर जनरली हैप्पी ओवर फैक्ट दैट एजुकेशन केम टू एन एंड। जो छोटे मोटे लोग थे, अर्बन बाजार लोगों ने कहा कि भैया ये जो विद्रोह था, जो इमरजेंसी था, ये खत्म हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी के दौरान बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, चीज़ों के दाम और बढ़ गए थे। डिसिप्लिन वाज इन्फोर्स्ड ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या सीख मिली? डिसिप्लिन सीखने को मिला। भैया अगर वो रेलवे का काम छोड़े नहीं होते तो इंदिरा गांधी भड़की नहीं होती, है ना। द पुअर एंड रूरल पीपल आल्सो एक्सपेक्टेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम दैट गवर्नमेंट वाज। कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाने लगे जो गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, है ना। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इमरजेंसी एंड आल्सो डिफरेंट व्यू पॉइंट अबाउट इट। कई सारे देखो, एक सोसाइटी में कई तरह के लोग होते हैं। किसी का मत इमरजेंसी के पक्ष में था, किसी का मत इमरजेंसी के विपक्ष में था। आपका चैप्टर लगभग खत्म है ये। सिर्फ देखिए 20 प्रोग्राम के बारे में ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम आपको बताएं, अब जो भी चीजें आएंगी वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट है। देर बाद इसका मतलब क्या था? ये लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि भैया अगर आपको इस प्रोग्राम को चलाना था तो आप 676 लोगों को आपने अरेस्ट क्यों कर दिया? इसको अरेस्ट करने का कारण बताइए। कई सारे रेस्ट्रिक्शन आपने प्रेस पे लगा दिए, है ना। इमरजेंसी का फायदा तो संजय गांधी ने भी खूब किया था। संजय गांधी जी ने भी इमरजेंसी का खूब फायदा लिया था। कॉमन पीपल में क्या इम्पैक्ट हुआ इसका? टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ ऑकर ड्यूरिंग। कई सारे लोग बेचारे टॉर्चर किए गए, कई लोगों की कस्टडी में ही मौत हो गई। आर्बिट्रेरी लोकेशन ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोग बेचारे एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट होना पड़ा, है ना। ओवर एंथुसियाज्म अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल लेड टू केसेस। अब देखो पॉपुलेशन कंट्रोल भी किया जाने लगा इमरजेंसी में। आपको मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी ने पॉपुलेशन कंट्रोल भी करने लगी किसके दौरान? इमरजेंसी के दौरान। तो ये तो एक, और वो क्या था? पॉपुलेशन जबरदस्ती पकड़ कर क्या कर देना? नसबंदी कर देना। इंदिरा गांधी जबरदस्ती लोगों को पकड़वा कर क्या करवाने लगी? देखो नसबंदी किया जा रहा है, और ऐसा करना क्या है? अनडेमोक्रेटिक है। कई सारे युवाओं बेचारों का भी नसबंदी हो गया था। ऐसे युवाओं के हुआ था जिनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो ये क्या है? अनडेमोक्रेटिक है ना। तो इसमें तो भैया इंदिरा गांधी का हाथ तय है। हमें सीखने को क्या मिला इमरजेंसी से? कि भारत से लोकतंत्र आप कभी नहीं खत्म कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं कोशिश किया था, है ना। और क्या सीखने को मिला? कि आप अपनी इच्छा से चाहेंगे इंटरनल इमरजेंसी लगा देंगे तो आप वाली हो जाएगी, कभी नहीं हो पाएगा। इमरजेंसी मेड एवरीवन अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टी। इमरजेंसी ने कहीं ना कहीं लोगों को सीख दिया कि जनता ही सर्वशक्तिमान है, जनता की लिबर्टी सबसे आगे रहेगी। तो लेसन ऑफ इमरजेंसी आप देख लीजिए, शाह कमीशन ने भी कई सारे पुलिस वालों को, कई सारे लोगों को बताया कि ये लोग गलत तरीके से काम कर रहे थे, ये लोग, है ना। ये प्रॉब्लम थी आपकी इमरजेंसी की। लोकसभा इलेक्शन को देखिए, है ना। इमरजेंसी के दौरान अब लोकसभा इलेक्शन 1977 तक क्या हुआ? द अपोजिशन फॉट इलेक्शन सेव डेमोक्रेसी। अब यहाँ से आपका टॉपिक है ना। अपोजिशन इमरजेंसी के बाद जब अगला लोकसभा चुनाव हुआ तो जो अपोजिशन पार्टी का नारा था वो एक ही नारा था कि लोकतंत्र को बचाओ। और इस नारे का इस्तेमाल करके 1975 और 77 के खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी की हार हो गई, और इंदिरा गांधी के हार होने से कई सारे लोगों को ये सीख मिली कि हम इमरजेंसी लगाकर अपनी वाली नहीं कर सकते हैं। हुआ क्या? द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शन मार्च 1977। गवर्नमेंट ने 1977 में चुनाव लड़ने की कोशिश किया। अपोजिशन रखने वाले, अब अपोजिशन काफी उग्र हो गया। अपोजिशन का एक ही मत रहा कि हम क्या करेंगे, इंदिरा गांधी को हरा लेंगे। और उनका नारा क्या था? सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जो हत्या हुई उसको आप बचाइए, है ना। अब आगे क्या हुआ हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे लोकसभा इलेक्शन 1977। इसमें क्या हुआ था? इमरजेंसी के बाद
पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1977 इलेक्शन हुआ क्या? द मेजर ऑपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर एंड फॉर्म न्यू पार्टी। कई सारी पार्टियां आई और एक नए पार्टी का निर्माण की, जिस पार्टी का नाम था, क्या नाम था? जनता पार्टी। द न्यू पार्टी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को इन लोगों ने अपना नेता चुना। सम लीडर ऑफ द कांग्रेस हु वर अपोज द इमरजेंसी आल्सो ज्वाइन न्यू पार्टी। कई सारे लोग इमरजेंसी का विद्रोह किए थे, इन लोगों ने भी इस पार्टी को अपना पार्टी माना। सम अदर कांग्रेस लीडर आल्सो केम आउट एंड फॉर्म सेपरेट पार्टी अंडर द लीडर ऑफ जगजीवन राम। कई सारे लीडर कांग्रेस के भी, है ना, कांग्रेस से अलग होकर और अपने पार्टी का निर्माण करते हैं, जिस पार्टी का नाम था क्या? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जिसका बाद में क्या नाम डाला गया? जनता पार्टी। जिसका बाद में क्या नाम पड़ा? जनता पार्टी। ये वही जनता पार्टी ऊपर वाली है। आगे देखिए, जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ referendum on the emergency. Its campaign was focused on the non-democratic character of rule. जयप्रकाश नारायण became the most popular symbol. अब देखो, जनता पार्टी का एक ही मकसद था कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, जिस तरह इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को लाया था। एक ही मकसद ही था। उन्होंने पूरा रिफरेंडम कर दिया, जन संग्रह कर दिया कि किसी तरह हम लोग लोकतंत्र की हत्या होने से बचाएं। और ये सारे मुद्दों को देखकर लास्ट में कांग्रेस की हार हो जाती है और किसकी सरकार बनती है? जनता पार्टी की। कांग्रेस की इतनी बुरी हार होती है कि 154 सीट ही कांग्रेस ला पाती है, लेकिन जनता पार्टी गठबंधन करके कितना सीट ला देती है? 330, जिसमें जनता पार्टी अकेले कितनी जीतती है? 295, है ना। पूरी की पूरी क्लियर मेजॉरिटी मिलती है जनता पार्टी को नॉर्थ इंडिया में। इलेक्टोरल मैंडेट इन द साउथ में क्या कंडीशन है? इट रिटेन मेनी सीट महाराष्ट्र, गुजरात एंड उड़ीसा वर्चुअली स्वेप्ट थ्रू साउदर्न स्टेट। कारण क्या था? द इम्पैक्ट ऑफ इट। इन सभी राज्यों से कांग्रेस साफ हो जाती है। महाराष्ट्र से, गुजरात से, इन राज्यों से भी कांग्रेस क्या हो जाती है? एकदम साफ हो जाती है। कारण इमरजेंसी, द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी, है ना। द फोर्स्ड रीलोकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स, है ना, स्टेबलाइजेशन वर मोस्ट कंसंट्रेटेड इन द नॉर्दर्न स्टेट। नॉर्थ इंडिया हैव एक्सपीरियंस्ड सम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द नेचर ऑफ political competition. The middle class from the North India were beginning to move away from the Congress and Janata Party became a platform. अब देखो, नॉर्थ इंडिया में जो मिडिल क्लास थी, इमरजेंसी से काफी परेशान हो गई थी, तो इनको सहयोग के लिए कौन सी पार्टी मिली? जनता पार्टी। जनता पार्टी ने इनका काफी मदद किया। अब हम देखेंगे आगे कौन पावर में आया, प्रधानमंत्री कौन बना, है ना। अब देखिए, 1977 का चुनाव हुआ, 1977 का, तो प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया? हमारे पास तीन अहम चेहरे थे, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण, है ना। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। अब इन तीनों में काफी कंपटीशन होने लगा कि भैया इन तीनों में किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तीनों के बारे में, मोरारजी देसाई के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है। चौधरी चरण सिंह के बारे में आप पढ़ लेंगे, आपके बुक में सारा सिनॉप्सिस ऐसे बना हुआ है। उसके बाद जगजीवन राम के बारे में आप पढ़ लेंगे, आपके लिए तीनों एमसीक्यू के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के पर्पस से भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जनता पार्टी पावर टसल फॉर प्राइम मिनिस्टर से इवेंचुअली मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। मोरारजी देसाई क्या बनते हैं? भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक पावर में नहीं रह पाते हैं। क्यों? गठबंधन करके सरकार बनाते हैं और गठबंधन वाले हट जाते हैं वहां से। फिर कौन आता है? जनता दल। फिर कौन आती है? जनता दल। अनदर गवर्नमेंट हेडेड बाय द चरण सिंह। अब दोबारा प्रधानमंत्री कौन बनता है? चौधरी चरण सिंह बनते हैं। ऑन द असोरेंस सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, है ना, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट रहता है। बट द कांग्रेस पार्टी लेटर डिसाइडेड टू विथड्रॉ इट्स सपोर्ट। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना सपोर्ट चौधरी चरण सिंह से भी हटा लेते हैं और चौधरी चरण सिंह की क्या होती है? सरकार गिर जाती है। अब दोबारा क्या हुआ? दोबारा चुनाव होगा 1980 का, और इस चुनाव में जनता दल भी हारेगी। दोबारा चुनाव होता है, जनता पार्टी सफल कंप्रेहेंसिव। इस चुनाव में जनता पार्टी हार जाती है। कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी नियरली रिपीटेड इट्स ग्रेट विक्ट्री इन 1971। और 1980 के चुनाव में दोबारा कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उसी तरह की जीत को हासिल करती है जैसा कि उसने 1971 की जीत को हासिल किया था, है ना। अब देखिए, इन दोनों चुनाव के बीच अंतर थोड़ा हाँ, कारण क्या था ना कि जो इन लोगों की सरकार आ रही थी, जो जनता दल की सरकार आ रही थी, ऊपर जितने लोग प्रधानमंत्री बन रहे थे,
ये जनता के हित में काम ही नहीं कर रहे थे। एक तो गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन की सरकार में लोगों के विचार आपस में नहीं मिल रहे थे। जब मन करे इनकी सरकार हट जा रही है, जब मन करे उनकी सरकार खत्म हो जा रही है। जनता डिस्टर्ब हो गई थी कि केवल हम सरकार को ही देखें कि डेवलपमेंट के नाम पर भी कुछ देखें, तो ये सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही थी। तो इंदिरा गांधी को एक मेन पॉइंट मिल गया। द कांग्रेस पार्टी नाउ आइडेंटिफाइड इटसेल्फ विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी क्लेमिंग टू बी द सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को सोशलिस्ट बनाया, बोला कि हम गरीबों की पार्टी। क्या बोला? हम गरीबों की पार्टी। The Congress political success depend on attracting people on the basis of shared social and ideological division. इंदिरा गांधी ने फिर से दिमाग लगाया, आम लोगों के गरीबी को समझा, उनके विचारों को समझा और उसी के तहत उन्होंने प्लानिंग अपना शुरू कर दी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग बस एक ही चीज चिल्ला रहे हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार नहीं आने देनी है, लोकतंत्र बचाना है। भैया 1977 में तुमने चुनाव किस मुद्दे पे जीता था? सिर्फ डेमोक्रेसी। और फिर तुम कर कुछ नहीं पाए, फिर तुम दोबारा वही मुद्दा ला रहे हो। और इंदिरा गांधी यहाँ नई नई टेक्निक को लेकर आ रही है सामने, है ना। लेगेसी देखिए, लेगेसी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। द इशू ऑफ वेलफेयर एंड बैकग्राउंड कार्ड आल्सो बिगेन टू डोमिनेट पॉलिटिक्स सिंस 1977। पॉलिटिकल शिफ्ट अमॉन्ग बैकवर्ड कास्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया रिफ्लेक्टेड जनरल इलेक्शन 1977 मेरी स्टेट इलेक्शन रिजर्वेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस अपॉइंटमेंट ऑफ मंडल कमीशन। 1977 में मंडल आयोग भी आया, है ना। क्या हो गया? समझ में है? 1977 में मंडल आयोग भी आया। मंडल आयोग ने भी काफी काम कर दिया था, है ना। इन्होंने रिजर्वेशन बता दिया था कि SC ST को कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, है ना, और OBC को कितना रिजर्वेशन होना चाहिए। मंडल कमीशन, अरे जनता पार्टी ने कमीशन लेके आई थी, 9th में पढ़े नहीं हो क्या मंडल कमीशन? मंडल कमीशन से कहा गया था, मंडल कमीशन इसलिए लाया गया था, बताया गया था कि मंडल कमीशन बताए कि SC ST कौन है, OBC कौन है और कितना आरक्षण इनको मिलना चाहिए। आगे देखिए, है ना। अब देखो इमरजेंसी के कारण क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जुडिशियरी और पार्लियामेंट्री, ये भी आप पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस भी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या होते हैं? जब एक ही देश के लोग अपने ही देश के खिलाफ आतंकवादी साजिश शुरू कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट स्लाइड, ये भी मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, है ना। कुछ नाम लीडर का याद रखिएगा, चारू मजुमदार। चारू मजुमदार आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड के ये भी क्या थे? लीडर। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, मूवमेंट भी कई सारा हुआ था, है ना। नागाव लैंड के साइड में हुआ था, यहाँ बंगाल के साइड में कई सारा नेक्स्ट स्लाइड मूवमेंट हुआ था, है ना। चारू मजुमदार के नेतृत्व में ये चीजें हुई थी। इनको भी पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है इमरजेंसी के दौरान। कुछ नेक्स्ट स्लाइड मूवमेंट। अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड मूवमेंट आपके सिलेबस में है क्या? ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, है ना। ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। बस नॉर्मली आप इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए जान लीजिए। कई सारे लोग कांग्रेस से रुष्ट थे, है ना। वो कांग्रेस के विरोध में थे कि इनकी सरकार नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस गरीबों की बात नहीं करती है। तो ये लोग सरकार को हराने के लिए हथियार उठा लिए थे। हथियार उठाना ही क्या कहलाता है? नक्सलवाद। तो बस आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन लाने की बात की थी, ये भी आप पढ़ चुके हैं। टोटल रिवॉल्यूशन, हर तरह का जो है रिवॉल्यूशन लाए, और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। जयप्रकाश नारायण को एक बात याद रखिए, ये जमीन से जुड़े हुए नेता, इन्होंने कहा था कि केवल बिहार तक रिवॉल्यूशन न रहे, रिवॉल्यूशन क्या रहे? पूरे भारत में रिवॉल्यूशन, टोटल रिवॉल्यूशन। आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। थैंक यू सो मच। कल हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अगला चैप्टर, है ना। कल अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको।